अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद स्मार्ट सन पावर के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ और इस वीडियो का पर्पस और मकसद एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है जो कि सोलर पैनल के हवाले से होगी। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था एक हमसे, हाइमो 6 और एन टाइप की जो टेक्नोलॉजी है इसमें से कौन सा हम यूज़ करें। तमाम कस्टमर्स कोट लेते हुए, कोटेशंस लेते हुए, एस्टिमेट्स लेते हुए इस बात का जो है मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म के पैनल्स को यूज़ करें एज अ लॉन्गर रन। तो ये जो इंटरनेट पर हमारे पास इस हवाले से वीडियोस में इंफॉर्मेशन, इवन के बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी अरसे से इस हवाले से बोला जा रहा है और बात की जा रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है अथेंटिक नहीं थी कि हाइमो 6 यूज़ किया जाए और हाइमो 6 में क्या टेक्नोलॉजी है और एन टाइप को यूज़ किया जाए। एन टाइप जो है वो लॉन्गर रन चलेगा क्योंकि एन टाइप का जो सेल है वो फॉस्फोरस से बन रहा है। तो इस तरीके की जो मुख्तलिफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, चूँकि ये एक इंतहाई इन डेप्थ नॉलेज थी और इस हवाले से हमें मेक श्योर करना था कि हम जो भी जो कंटेंट है आप तक लेकर आएँ वो अथेंटिक हो। इस हवाले से मैंने एक मीटिंग अरेंज की जो कि थ्रू हमारे वेबिनार हुई, एक रिकॉर्डेड सेशन था जो कि हमने लॉन्जी के इंजीनियर हैं उस्मान साहब उनके साथ किया। और इंशाल्लाह इस वीडियो के कंटिन्यूशन में वो आगे फर्दर वेबिनार को मैं ऐड करूँगा। काफ़ी लंबी वीडियो थी, 1 घंटे का हमारा सेशन था जिस पर हमने मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स को कवर किया। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है इस हवाले से, लेकिन एज अ कंक्लूजन जो मैं समझता हूँ वो बेहतर यह है कि टेक्नोलॉजीज रीन्यूएबल एनर्जी की भी इस नहज पर पहुंच चुकी है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट्स उसमें आ रही हैं। तो जब भी आप पैनल सेलेक्ट करें और फर्दर आगे जब सेलेक्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका जो पैनल है वो आगे 10-15 साल तक जब तक वो चले तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना आ चुकी हो कि आप उसको चेंज ना करें। देखें, नॉर्मली जो इस वक्त आरओआई हमें रिसीव हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ बैरियर टाउन कराची में जो हमारा ऑफिस है, यहाँ जर्नल एक कराची के हम प्राइसेस को ले लें, नॉर्मल एरियाज़ में पाकिस्तान के जो आरओआई है वो तकरीबन 3 से 4 साल, अगर वर्स्ट सिनेरियो में भी हम लगा लें कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर कहीं फील होता है यूनिट्स का या पीक आवर्स का, उस हवाले से। और दूसरा, अगर हम बहरिया टाउन कराची की बात कर लें तो यहाँ आरओआई जो है तकरीबन 2.5 से 3 साल के अंदर इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। और फर्दर अगर नॉर्मली जो वारंटीज़ आती हैं वो मिनिमम 25 ईयर्स तो हैं ही, फर्दर जो एन टाइप की टेक्नोलॉजी है उसमें 30 ईयर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले 10-15 साल तक तो आपको जो है बहुत अच्छा आरओआई मिल चुका होगा। और अगर मार्केट के अंदर ऐसा पैनल आ गया जो कि आपको जैसे कि अभी लॉन्जी ने एक रिसेंट पीवी मैगजीन में आर्टिकल था कि 33% अचीव कर ली है एफिशिएंसी। तो जिस तरीके से मार्केट में इस वक्त आम जो पैनल अवेलेबल हैं वो 23% पर हाइमो 6 आया है। हाइमो 7 जो आना है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए होगा, वो एक रेजिडेंशियल मार्केट के लिए नहीं है। तो उस हवाले से भी ये क्लियर करता चलूँ कि हाइमो 6 इस वक्त लॉन्जी का लेटेस्ट पैनल है जो मार्केट में अवेलेबल है बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये सारी डिस्कशन हमारे पास फर्दर आगे फर्दर वेबिनार में आने वाली है, तो ज़रूर इसको ट्यून इन कीजिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बात कंक्लूसिव बात ये थी मेरी तरफ से, आम यूज़र्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एन टाइप या हाइमो 6 की तरफ से बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है। तो फर्दर अगर आपने 10-15 साल बाद वैसे ही पैनल अगर मिसाल के तौर पे चेंज कर लिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, तो ये सारी लीनियर एफिशिएंसीज हो गई, तो इनका कोई फर्दर आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं मिलने लगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं, आपका बजट कम है, बजट टाइट है, बजट के साइड पर आप, तो एक नॉर्मल पी टाइप पैनल आप ले सकते हैं। जो भी सस्ता मिले आप वो पैनल लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 10 से 15 साल में वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका होगा और आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास बजट है तो आप इस जो डिस्कशन के बाद, ये जो आगे फर्दर हमारी वीडियो आने वाली है, तो इसके बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हाइमो 6 एफिशिएंसी के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है और एफिशिएंट भी है। क्योंकि अगर आपको प्लस 15 ईयर फर्स्ट प्रोसेसिंग और मटेरियल वारंटी दे रहा है,
तो ये एक चैप्टर ऐसा है कि जिस पर आप लोग जा सकते हैं, हाइमो 6 को परचेज कर सकते हैं। इनिशियल वारंटी भी 15 ईयर्स है, बाकी तमाम पैनल्स की किसी की भी 10 ईयर से ज़्यादा नहीं है। 15 ईयर्स हाइमो 6 की वारंटी है, देन आगे जो है इसकी 25 ईयर लीनियर वारंटी है। तो ये चंद एक कंक्लूजन थी जो पूरी इस वेबिनार से मैंने कंक्लूड की है और आपके सामने रख दी है। डिसीजन आपका है, लेकिन मैंने हमें जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने का इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको हाइमो 6 लेना है, एन टाइप लेना है, ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। और जो इंटरनेट पर मौजूद कुछ जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके लिए आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। चलें चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद स्मार्ट्स एंड पावर से आज हम एक लॉन्गी की टेक्निकल डिस्कशन करने जा रहे हैं। लॉन्गी की टीम है हमारे साथ, यहाँ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं और हम कुछ आजकल जिस तरीके से टेक्निकल बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ पैनल्स की जो है मार्केट के अंदर भरमार है और उसमें एन टाइप है, पी टाइप है, उस हवाले से हम देखना ये चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से इस टेक्निकल चीज़ों को समझें और एक आम जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ जो है वो थोड़ा-सा फीचर वाइज़ ज़्यादा है या कम है। उसी सिलसिले में आज हमारे पास उस्मान साहब मौजूद हैं, लॉन्गी की टीम से। और हम चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आज हम आपके पास कुछ सवालात हैं हमारे पास जिनको लेकर आए हैं और वो सवालात थोड़े से डिटेल्ड भी हो सकते हैं। उसके लिए आपका जो टाइम है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और असल में रीज़न ये था कि ये जो सवालात हैं वो एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से और एक एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो लोगों को समझने भी चाहिए। क्योंकि अब मार्केट में जितनी ज़्यादा सोलर पैनल की वेरिएशन है, उसके साथ उसी उनकी जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी हवाले से हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से पी टाइप है आजकल, एन टाइप है और लॉन्जी या लॉन्गी का आजकल हाइमो 6 जो है वो मार्केट में है, तो उसके बारे में हमें बताइए कि हम किस तरीके से इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि विच इज़ द बेटर वन, एन टाइप और द हाइमो 6। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एंड कस्टमर तक अपनी बात पहुँचाएँ, हम उनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएँ। क्योंकि मतलब एज़ पाकिस्तानी मेरा भी फ़र्ज़ है और एज़ टेक्नोलॉजिस्ट हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम एक तो नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें और दूसरा पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ़रोग़ दें, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब पाकिस्तान के लिए। तो उसी हवाले से अब आपने जिस तरह सवाल किया कि पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, और इवन अगर आप एफिशिएंसी पे चले जाएँ, हमने ये देखा है कि सोलर इंडस्ट्री में लोगों को काफ़ी लोग ना वो कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। जिसकी वजह से अब क्योंकि देखिए सोलर की इन्वेस्टमेंट अगर कोई अपने घर पे लगा रहा है, वो कोई इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो उनकी मतलब एक समझ लें कि गाड़ी खरीदने के बराबर है, इतनी अच्छी खासी मिकदार में आपके पैसे लग जाते हैं। तो अगर कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको एटलीस्ट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और ऑथेंटिक तरीके से दे दें, ना ताकि वो अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्गी का पैनल ही उनके लिए सबसे अच्छा हो, लेकिन कम से कम उनके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही तरीके से पहुँचे। ठीक हो उसके गया, लिए ठीक हो बहुत-बहुत गया। शुक्रिया। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपके जो सवाल थे एन टाइप और पी टाइप, उसके लिए मैंने ये छोटा-सा एक प्रेज़ेंटेशन बनाई हुई थी, जिसमें मेरे लिए आसानी हो जाएगी एक्सप्लेन करना आपको। मेरे ख्याल से मैं प्रेज़ेंटेशन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि एक्चुअली पी टाइप और एन टाइप होता क्या है। तो अगर ये आप प्रेज़ेंटेशन अगर देख रहे होंगे, तो जो पी टाइप और एन टाइप बेसिकली जो चीज़ है, अगर आप उसको आसान अल्फाज में समझें, तो वो डिफरेंट रॉ मटेरियल का नाम है, ठीक है? कि आपका जब सोलर पैनल बनाना होता है आपने, तो सबसे पहले आपकी सिलिकॉन एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी रिफाइनमेंट होती है। उसके बाद सोलर पैनल से रिलेटेड जो सबसे पहला रॉ मटेरियल बनता है, वो बनता है वेफर। अब वेफर जो होता है, उसको आप पी टाइप डोपिंग भी कर सकते हैं, उसकी एन टाइप डोपिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। और जब एक दफ़ा वेफर बन जाता है, तो वेफर के बाद आप सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना, और सेल स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी वहाँ पे आती है कि आपने किस टेक्नोलॉजी का सेल स्ट्रक्चर बनाया है, और जो आपकी सारी एफिशिएंसी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है,
वो सारी वहाँ से निकलती है। तो क्योंकि लोगों का सवाल अमूमन पी टाइप और एन टाइप से रिलेटेड होता है, तो सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि जब आपने वेफर बनाना है तो वेफर के अंदर हमने एक पीएन जंक्शन क्रिएट करना होता है, वरना बिजली नहीं बनेगी। तो पीएन जंक्शन करने के लिए आपको या पी या एन को बेस डोपिंग करनी होती है। अब बेस डोपिंग के लिए जो अमूमन मटेरियल इस्तेमाल होता है आजकल सोलर पैनल में, वो पी टाइप इस्तेमाल होता है। और पी टाइप की भी दो किस्में हैं, एक है बोरॉन डोप्ड और एक है गैलियम डोप्ड। अब जो एन टाइप की तरफ वापस जाने का रुझान शुरू हुआ था, वो इस वजह से शुरू हुआ था क्योंकि जो बोरॉन डोप्ड पी टाइप होते हैं उनमें एक इनहेरेंटली ना एक मसला है। वो ये कि बोरॉन जब जिसको आप रोशनी पड़ती है उस वेफर को, तो उसकी जो अंदर जो बोरॉन होता है और जो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप्ड होता है, उनकी आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाता है और बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो जाती है। उस फिनोमेना को हम बोरॉन ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहते हैं। उसकी वजह से जो फर्स्ट ईयर में सोलर पैनल की आउटपुट है वो एक ड्रॉप आता है उसमें। उसको हम कहते हैं बेसिकली, मतलब मल्टीपल लॉसेस होते हैं, लेकिन उसमें एक मेन किरदार ना एलआईडी लॉसेस का होता है। अब एन टाइप की तरफ जाने का जो रुझान शुरू हुआ वो ये था कि एन टाइप में वो एलआईडी लॉसेस नहीं होते। अब लॉन्गी ने इसमें एक इनोवेशन ये की थी कि गैलियम भी एक मटेरियल है जो कि बोरॉन की रिप्लेसमेंट में कंसिडर हो रहा था। और लॉन्गी वो कंपनी थी, बीइंग वेफर मैन्युफैक्चरर, लॉन्गी जो है दुनिया का सबसे बड़ा वेफर मैन्युफैक्चरर भी है। तो हम लोगों ने इसमें एक इनोवेशन की थी कि हमने बोरॉन ये गैलियम डोपिंग को मेन स्ट्रीम में ले आए थे। अब जो हमारा गैलियम डोप्ड पी टाइप वेफर है, वो बोरॉन डोप पी टाइप वेफर से काफी सुपीरियर है। इसी वजह से आपने देखा होगा पिछले सालों में जब भी पी टाइप होता था, तो लॉन्गी के पैनल की प्रोडक्शन हमेशा बाकी पैनल के मुकाबले में ज्यादा होती थी। उसके पीछे मेन वजह यही थी कि हमारे पास गैलियम डोप वेफर था और उसकी उसके अंदर जो बोरोन ऑक्सीजन पॉइजनिंग वाला फिनोमेना वो उसमें होता नहीं है। अब बाकियों ने एन टाइप में भी इनोवेशन की, हमने भी एन टाइप में इनोवेशन की। एन टाइप की इनोवेशन जो थी वो उससे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट नहीं आती। यानी जो आप वेफर चेंज करते हैं ना, उससे आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बेसिकली डिग्रेडेशन का मिलता है कि आपका जो सोलर पैनल है फर्स्ट ईयर में कितना डिग्रेड करता है। तो वो जो टेस्टिंग बताती है वो ये कि एन टाइप का जो वेफर है वो पी टाइप गैलियम डोप्ड वेफर के मुकाबले में 0.1%, 0.07% कम डिग्रेड करता है। और बोरॉन डोप्ड के मुकाबले में 0.5 से 0.7% कम डिग्रेड करता है। और गैलियम डोप्ड इस वेफर का भी इसका ये था कि इसका वो, मतलब तो ये हुआ कि नॉर्मली जो मार्केट के अंदर ज्यादातर पी टाइप ऑलरेडी अवेलेबल थे, जो कि एन टाइप पर शिफ्ट हुए हैं, तो वो ऑलरेडी ही बोरॉन से वेव्स बना रहे थे, राइट? जी जी, वो बोरॉन से बना रहे थे तभी उनको वो प्रॉब्लम होती थी। और लॉन्गी क्योंकि गैलियम से बना रहा था तो हमें पी टाइप से शिफ्ट होने की जरूरत इतनी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारा पी टाइप पहले से ही बहुत सुपीरियर था। अब ये बात सिर्फ डिग्रेडेशन की हद तक है, ठीक है। अब जब आपने एक दफा वेफर बना लिया, तो वेफर बनाने के बाद अब आपने बनाना है अपना सेल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बताता चलूं, काफी लोग ना 2000, मतलब जिस तरह आप भी सोलर में काफी अरसे से काम करें, 2016-17 की बात है, तब ना पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बड़े कॉमन होते थे। वजह ये थी कि उस टाइम मोनोक्रिस्टलाइन का वेफर बनाने में ना काफी प्रॉब्लम आती थी, मतलब वो टूट जाता था, क्रैक कर जाता था। तो उसका जो जो वेस्टेजेस होती थी उससे वो पॉलीक्रिस्टलाइन का वेफर बनाते थे। अगेन लॉन्गी बीइंग द लार्जेस्ट वेफर मैन्युफैक्चरर, हमने एक इनोवेशन की थी, उसको डायमंड वायर कटिंग कहते हैं। उसकी वजह से जब मोनोक्रिस्टलाइन का वेफर आप काट रहे होते हैं तो आपका वो वेस्टेजेस नहीं आती। उसकी वजह से अब आप देखते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन के सोलर पैनल अब आपको नहीं मिलते मार्केट में। मतलब बहुत ही कम मिकदार में छोटे पैनल, मतलब बिल्कुल अननोन ब्रांड्स के, वो शायद आपको मिल जाए, लेकिन आपको अच्छे ब्रांड्स के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल अब मिलते ही नहीं है। तो ये भी इनोवेशन थी जिसके बाद से पॉलीक्रिस्टलाइन वेफर्स तो ऑब्सोलीट हो गए। अब सिर्फ पी टाइप और एन टाइप है। पी टाइप में भी गैलियम और बोरॉन है और एन टाइप में सिर्फ फास्फोरस डोपिंग है। अब जब हमारे पास एक दफा वेफर आ गया जिसमें सबसे आप कह लें कम फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन सबसे कम एन टाइप में है, उससे बहुत मामूली सी कम गैलियम में है, और इन दोनों से सिग्निफिकेंटली कम बोरॉन डोप वेफर में है। तो जब हमारे पास एक दफा वेफर आ गया, अब हमने उस पर अपनी इम्प्लीमेंट करनी है सेल टेक्नोलॉजी, ठीक है।
जो इस टाइम मार्केट में जिसका नाम पी टाइप पैनल है, बेसिकली वो पी टाइप वेफर डोपिंग के जैसे माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअल जब हम कहते हैं ना मोनो पर्क हाफ कट पैनल या पी टाइप पैनल, तो पर्क बेसिकली जो है वो सोलर पैनल, सोलर सेल की टेक्नोलॉजी का नाम है। पर्क से बनता है पैसिवेटेड एमिटर रियर कॉन्टैक्ट, और ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 2016-17 में आई थी। और इसने उस टाइम, जिस तरह अभी हम कहते हैं ना कि जी हम एन टाइप पे गए हैं या हम हाइमो 6 पे गए, तो एक सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी का जंप आया है। तो पर्क जो उस टाइम थी 16-17 में, ये पर्क वो चीज थी कि यार ये एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई है, पैनल्स बहुत बेहतर हो गए। तो ये वो टाइम था जब हम लोग 16% एफिशिएंसी से हमने सोलर सेल की जंप मारी थी 18-19% में, और फिर पर्क को हम इम्प्रूव करते रहे। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि पर्क टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी थ्योरेटिकल लिमिट के करीब पहुंच गई है। अब अपनी सोलर इंडस्ट्री को इवॉल्व करते रहने के लिए हमें एक रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए जो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा बेहतर हो और पर्क को रिप्लेस करे। अब मेजॉरिटी कंपनीज ने जो इसके ऊपर गैम्बल किया है वो किया उन्होंने टॉपकॉन के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि अगली कौन सी टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम बनेगी वो किसी को नहीं पता, हर कोई अपनी रिसर्च करता है, अपना एनालिसिस करता है, उसके बाद जो है ना वो एक अपना सेल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसके ऊपर चल पड़ते हैं। आप सारी के सारी सेल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिजनेस डिसीजन सही नहीं है। तो मेजोरिटी कंपनीज ने टॉपकॉन को अडॉप्ट किया। हम लोगों ने कहा कि टॉपकॉन वाइल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन टॉपकॉन हमारे नजदीक एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है। जिस तरह पर्क टेक्नोलॉजी 2017 में आई और 2023 में बैठ के हम कह रहे हैं हम इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी ने 6 साल निकाल लिया, अगले साल तक भी मोस्ट लाइकली चलती रहेगी, तो तकरीबन 7 साल उस टेक्नोलॉजी ने निकाल लिया। हमें ये लगा कि अगर हम टॉपकॉन पे जाते हैं तो हम 7 साल वाली कहानी नहीं कर सकेंगे, ये शायद मोस्ट लाइकली 2 से 3 साल वाली कहानी होगी। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इस टाइम फुल फ्लेज इन्वेस्ट कर देना जो कि 2 साल 3 साल बाद आपको रिप्लेस करनी पड़े, वो हमने सोचा कि ये वाइबल नहीं है। अच्छा, इसको जब हमने अब रिप्लेस करना है पर्क को, हमने एक और चीज भी रियलाइज की जो कि आप सिर्फ लॉन्गी में देखेंगे। लॉन्गी ने ये रियलाइज किया कि भाई जब हम सोलर पैनल बना रहे हैं, हमारे जहन में जो कस्टमर है वो पावर प्लांट का कस्टमर है, जो 1000 मेगावाट लगा रहे हैं, जो 1200 मेगावाट लगा रहे हैं, जो 2500 मेगावाट लगा रहे हैं। हमारे जहन में वो कस्टमर नहीं है जो घर में 10 किलोवाट लगा रहे हैं, 5 किलोवाट लगा रहे हैं। तो लॉन्गी ने कहा कि शायद ये अप्रोच ठीक नहीं है कि भाई हमने यूटिलिटी स्केल के लिए एक पैनल बनाया और वही हमने सबको चेप दिया। हमने कहा भाई घर पे भी यही लगाओ, फार्मलैंड पे भी यही लगाओ, फैक्ट्री पे भी यही लगाओ और पावर प्लांट पे भी यही लगाओ। लॉन्गी ने एक रिस्क लिया। लॉन्गी ने कहा कि भाई हम ये जो कस्टमर हैं, जिनको जनरली आप छोटे कस्टमर कंसिडर करेंगे, हम इन कस्टमर्स के लिए भी पैनल बनाएंगे। ठीक है, अब जब हमने इन कस्टमर्स की फीडबैक ली कि भाई आपके पैनल में क्या चीज होनी चाहिए, तो डिग्रेडेशन उनकी लिस्ट में आता ही नहीं है। मतलब मैं भी अपने घर में पैनल लगा रहा हूँ, मेरे जहन में ये नहीं होगा कि जी मैं पैनल ऐसा लगाऊं जिसकी 1.5% डिग्रेडेशन हो या 1% डिग्रेडेशन हो, क्योंकि 10 किलोवाट में 0.5% डिग्रेडेशन मायने नहीं रखती। ठीक है, ये पेन पॉइंट है उस कस्टमर का जिसने 1000 मेगावाट लगाना है, क्योंकि 1000 मेगावाट का 0.5% भी तकरीबन 5 मेगावाट बन जाता है। तो इस वजह से हमने कहा यार नहीं, जो हमारे ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो फार्म ओनर्स हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग ओनर्स हैं, हालांकि हमारी सेल का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने ही बड़ा हिस्सा बनना है, क्योंकि 1200 मेगावाट के प्लांट कब तक लगेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, हर वक्त वो नहीं लग सकते। तो हमने कहा इनके लिए भी प्रोडक्ट बनाए। तो उसमें फिर हमने बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी को देखा कि बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी एक्चुअली इस कस्टमर जो है, जो रेजिडेंशियल कस्टमर, जिनको हम अपनी जुबान में डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कस्टमर कहते हैं, उनके लिए बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन लोगों ने बाइफेशियल पैनल लगाना नहीं, उन्होंने डिग्रेडेशन का भी उनको फर्क नहीं पड़ना। उनके लिए जो कीमती है वो ये कि भाई मैंने अपने छत पे अगर 10 किलोवाट लगाना है तो 10 किलोवाट किसी तरह फिट करके दो। यानी जो हम सोलर टर्म्स में एफिशिएंसी कहते हैं कि कम एरिया में ज्यादा वोल्टेज लगाना, वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि जी गर्म, मेरा घर जो है वो गर्म इलाके में है, क्योंकि आप जनरली अर्बन एरियाज में रह रहे होते हैं तो वो रिलेटिवली गर्म होते हैं। तो मेरा घर गर्म इलाके में है, शहर से बहुत दूर नहीं है, तो मुझे ऐसा पैनल चाहिए जो गर्म मौसम में भी अच्छा परफॉर्म करे।
फिर इसी तरह मेरा लोड हर वक्त चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जी बादल आ गए तो अब आप ना ऐसा करें, अब नहीं बिजली बनती क्या करें। तो उनको लो लाइट परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज हमने देखी कि वो कहते हैं कि जी मुझे 2 नंबर पैनल बहुत मिलता है, तो मुझे 2 नंबर पैनल नहीं चाहिए, क्योंकि पैनल मैं चेक नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 2 नंबर पैनल नहीं चाहिए। अब इन जब रिक्वायरमेंट्स को आप ध्यान में रखते हुए बनाते हैं ना, तो हमें ये नजर आया कि जो बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। वजह यह है कि ये लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके सारे कॉन्टैक्ट्स बैक साइड पे होते हैं, इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी होगी। इसकी जो थर्मल डिग्रेडेशन है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसकी जो हीट की वजह से इसकी डिग्रेडेशन होती है, कम होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा होती है। बैक कॉन्टैक्ट बेसिकली ना एक प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर टॉपकॉन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एजेटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर्क भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इसकी एक एंडलेस इंप्रूवमेंट एफिशिएंसी पे लेकर जा सकते हैं, जो कि अगेन कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 नंबर पैनल बहुत मिलता है। जब आप बैक कॉन्टैक्ट का पैनल बनाते हैं ना, उसको बनाने की मशीनरी इतनी एक्सपेंसिव है कि जो वो मशीनरी अफोर्ड कर सकता है वो अपने नाम से पैनल लाता है, वो किसी और के नाम से पैनल नहीं लाता। तो अब जो मार्केट में आपके पास बैक कॉन्टैक्ट का पैनल आ रहा है, अगर वो लॉन्गी का नहीं है तो वो किसी वेल नोन कंपनी का होगा, ठीक है, यानी बैक कॉन्टैक्ट का जो पैनल है वो आपका फेक प्रूफ हो गया। अगर वो किसी और कंपनी का पैनल है, वो कभी भी अपना स्टिकर उतार के लॉन्गी का स्टिकर नहीं लगाने लगा, क्योंकि उस कंपनी की अपनी पहचान भी है, ठीक है। तो बात ये है कि अब जो जनरली जो छोटे स्केल पे बहुत ही मतलब जो फेक पैनल्स बना रहे होते हैं, वो इसकी मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बात ये आ गई कि जो फेक पैनल बना रहे हैं वो इसको कॉपी भी नहीं कर सकते। तो अब आपके जो एंड कस्टमर है उनके लिए तो ये बड़ा फायदा हो गया ना कि जी आप पैनल खरीदने जाएं अगर बैक कॉन्टैक्ट का, उसकी सिंपल सी पहचान है, जब आप उसको फ्रंट से देखेंगे उसके ऊपर सिल्वर रंग की लाइंस नहीं आ रही होगी, वो आपकी एन टाइप जो मार्केट में जिसको कहते हैं उस पर भी आ रही है, जिसको पी टाइप कहते हैं उसके ऊपर भी आ रही जी, है। जब आप सेल जो देखेंगे वो बिल्कुल नॉर्मली जिसको बस बार कहा जाता है, जी जिसको बस बिल्कुल, बार जिसको कहते बस हैं। बार कहते हैं ना, बस बार कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको रिबन्स कहते हैं। आप हम बस बार भी एक बिल्कुल सही वर्ड है उसके लिए। जनरली मार्केट में मैंने देखा है कि इसको कहते हैं कि जी अगर वो नहीं है तो ये ब्लैक पैनल है, मतलब बिल्कुल आपका सेल ब्लैक नजर आ रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी पहचान है। आपने देखा सेल बैक कॉन्टैक्ट वाला यानी बिल्कुल फ्रंट से बिल्कुल ब्लैक है, आपने उसके वोल्टेज चेक करने, उसमें वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब है ये जेन्युइन बैक कॉन्टैक्ट का पैनल है, और ये किसी 2 नंबर कंपनी ने नहीं बनाया, ये एक्चुअल जेन्युइन या लॉन्गी ने बनाया, या 2-3 और कंपनीज हैं जो इसमें इतना इन्वेस्ट कर सकी हैं कि उन्होंने ये सोलर पैनल बनाया। तो बेसिकली आपका ये पैनल फेक प्रूफ हो गया। अब जो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कस्टमर को सबसे ज्यादा अपील करेगा ना, वो तो अपील यही करेगा कि जी ये पैनल फेक प्रूफ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी एक पैनल की टेक्नोलॉजी आती है जो एंड में नंबर 4 में लिखी हुई है, एक जेटी के अच्छा, नाम से। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, जो अक्सर हमारे कुछ वीडियो बनाने वाले वीलॉगर्स हैं या कुछ टेक्निकल लोग हैं, वो इस बैक कॉन्टैक्ट को जो कि अभी करंटली मार्केट में आई है उसको पुरानी टेक्नोलॉजी से मिलाते हैं। जब पॉली जो है पैनल्स आया करते थे, पॉली क्रिस्टलाइन, तो उस वक्त भी जो है बस बार्स नजर नहीं आती थी, तो वो कंपेयर करते हैं कि ये तो वही पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई नई टेक्नोलॉजी है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या बात है। नहीं 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 नहीं, देखिए जब जब आपके पॉली पैनल थे ना, तब भी उनमें बस बार आती थी। अगर आप पुराने पैनल भी जाके देखें, आप जब भी उनमें देखेंगे उनमें आपको बस बार नजर आएंगी। जो बैक कॉन्टैक्ट का पैनल बना रही थी ना, सबसे पहले जिसने बनाया था वो कंपनी थी सन पावर के नाम से। और सन पावर का पैनल अभी भी माना जाता है कि यार वो बहुत ही रिलायबल, बहुत मतलब हाई एफिशिएंसी पैनल है। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए इशू ये हुआ सन पावर के लिए, क्योंकि अगर आपको लेट से पाकिस्तान में बाकी कंपनीज का पैनल 40 रुपए पर वॉट मिल रहा है ना, सन पावर का पैनल आपको मिलना था 120 रुपए पर वॉट। क्योंकि बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है इतना एक्सपेंसिव कि आपको डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिकवरी भी चाहिए। लॉन्गी का जो इसमें कमाल है ना, वो ये है कि लॉन्गी ने बैक कॉन्टैक्ट सेल को एक मतलब नॉर्मल पैनल की कीमत में उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब सन पावर बहुत अच्छा था लेकिन एक्सपेंसिव बहुत था, इस वजह से वो चल नहीं पाया। उन्होंने काफी अरसा सस्टेन किया, यूरोप में बहुत ज्यादा उनकी इंस्टॉलेशन है, लेकिन इवेंचुअली वो बैंकरप्ट हो गए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनकी अभी सिचुएशन क्या है, लेकिन वो बहुत अच्छी, बहुत इनोवेटिव सही। कंपनी थी, ठीक है। अब इस टाइम अगर आप देखें तो
जो ग्लोबली बैक कॉन्टैक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें से 60% टोटल मैन्युफैक्चरिंग लॉन्गी के पास है। ठीक है, तो बैक कॉन्टैक्ट की जो सबसे ज्यादा, आप समझें कि सन पावर के बाद जिसने झंडा उठाया बैक कॉन्टैक्ट का, वो लॉन्गी है। ठीक है। तो सन पावर का पैनल अगर आप कहते हैं कि वो पहले मौजूद था, वो बिल्कुल पहले मौजूद था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैक कॉन्टैक्ट बेसिकली प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। ठीक है। अब जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आती है ना, उसके ऊपर आप दूसरी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सकते हैं। जिस तरह बैक कॉन्टैक्ट का ही टॉपकॉन वर्जन भी आता है, बैक कॉन्टैक्ट का ही पर्क वर्जन भी आता है, बैक कॉन्टैक्ट का ही एचजीटी वर्जन भी आता है। ठीक है। तो आप ये सारी टेक्नोलॉजीज बैक कॉन्टैक्ट के ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही हमें एक चीज अपील की थी कि अभी हमने अगर बैक कॉन्टैक्ट में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो इसमें ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट खत्म। अब हमारी लेट्स हम टॉपकॉन की तरफ अगर लेकर जाते हैं बैक कॉन्टैक्ट को, तो वो भी जा सकती है। अगर एचजेटी की तरफ लेकर जाएं तो वो भी जा सकती है। एचजेटी के बाद पेरोक्साइड में आना है तो उसकी तरफ भी जा सकती है। तो बैक कॉन्टैक्ट बेसिकली प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी जिसपे सारी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हो सकती है। तो इस वजह से हमारी, मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, बैक कॉन्टैक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमने कोई $1.5 अरब के करीब इन्वेस्ट किया है। अब ये वाली इन्वेस्टमेंट आपको भी पता है, फेक पैनल बनाने वाला तो नहीं करने लगा। अगर इतने पैसे उसके पास होंगे तो डेफिनेटली अपनी मैं जबरदस्त अच्छी कंपनी बना के अपने नाम से बेचेगा, ना कि किसी और के स्टिकर लगा के बेचेगा। तो इस वजह से ना ये पैनल हमारे डेफिनेट। पास हो गया, फेक प्रूफ पैनल हो गया। ठीक है, बहुत हाई एफिशिएंसी पैनल हो गया। इसकी थर्मल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, वो बल्कि हम आगे डिस्कस भी कर लेते हैं। अच्छा, और इसके बाद एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एचजेटी के नाम से, जो कि अभी मैस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रायल्स में है। अब देखें, इसमें भी एक है कि कुछ कंपनीज बहुत जल्दी इसको ले आती हैं नई टेक्नोलॉजी, और कुछ कंपनीज अपना टाइम लेके आती हैं। अब लॉन्गी एक ऐसी कंपनी है कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एचजेटी अच्छी टेक्नोलॉजी है, दबा पैनल बनाओ तो बेचो। हमने सबसे पहले उसको बनाना है, हमने उसकी एक्चुअल टेस्ट इंस्टॉलेशन लगानी है, और हमने मतलब बिल्कुल मार्केट में ना उसको रैंडमली पहुंचा देना है लोगों के पास, और उनसे फिर फीडबैक लेनी है। अब उस कस्टमर को पता नहीं होगा उसके पास एचजीटी पैनल है, लेकिन वो हमें फिर फीडबैक दे रहा होगा, जी इस पैनल में ये प्रॉब्लम आती है, इस पैनल में ऐसा मसला आया, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें। जब हमें एक दफा तसल्ली हो जाएगी ना कि जी ये हर लिहाज से रिलायबल पैनल है, कस्टमर को किसी टाइप की परेशानी नहीं आएगी, इसमें जो हम कमिटमेंट्स दे रहे हैं वो वाकई पूरी होती है, उसके बाद जाके हमने इसको मेन स्ट्रीम में लॉन्च करना है। अब मैं आपको एचजेटी की एग्जांपल दूं। एचजेटी की फैक्ट्री जो लॉन्गी ने लगाई थी, वो 2022 में कमीशन हो चुकी थी और प्रोडक्शन कर रही है तब से। अब वो फैक्ट्री जो है, वो प्रोडक्शन जो कर रही है, वो सारी हम अपनी पायलट स्केल प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, R&D लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम मार्केट में नहीं बेच रहे। जब एक दफा हमें तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कस्टमर के पास जाए और कस्टमर को एक्चुअली उसका बेनिफिट हो, तो फिर हम बेचेंगे। हमें ये जल्दी नहीं होती कि भाई टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आगे आना है या सबसे पहले लॉन्च करना है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आने का कोई फायदा नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है। हाँ, कस्टमर को नुकसान पहुंचाने का नुकसान बहुत है, मतलब कस्टमर का नुकसान आपका ही नुकसान है। तो इस वजह से हम जल्दी नहीं करते, तसल्ली से करते हैं, अच्छे तरीके से करके ना फिर लॉन्च करेंगे। लेकिन इसमें हमने ये देखा कि बैक कॉन्टैक्ट जो है, अब जो हमने ना अपनी कंपनी के दो डिविजन बना दिए। हमने कहा जी एक यूटिलिटी का डिवीजन है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का डिवीजन है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का जो डिवीजन है, जो कि हाइमो X6 जिसका पैनल है, अब उसका पैनल बैक कॉन्टैक्ट ही रहेगा। ठीक है, जहां पे मोनोफेशियल चाहिए वहां पे बैक कॉन्टैक्ट पैनल ही रहेगा। उसमें इंप्रूवमेंट आएंगी, हाइमो X7 आ जाएगा, हाइमो X8 आ जाएगा, X9 आ जाएगा, जैसे जैसे उसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते रहेंगे। और जो हमारी यूटिलिटी स्केल लेवल के पैनल्स हैं, वो जिस तरह हाइमो 7 है अभी हमारा, वो हाइमो 7 की नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो हाइमो 8 हो जाएगी, हाइमो 9 हो जाएगी, इस तरह करके वो अपग्रेड होगी। तो हमने इस तरह करके ना डिफरेंट मार्केट्स को सेगमेंट किया और उसके हिसाब से हमने सेपरेट पैनल्स किए। तो इसमें बल्कि एक चीज ये भी क्लैरिफाई कर दूं, लोग हमें कहते हैं जी हमने हाइमो 7 लेना है। देखिए, हाइमो 7 बनाया गया है पावर प्लांट के लिए। अगर आपने अपने घर पे लगाना है तो हमें मसला नहीं है, वो पैनल जरा सा महंगा, हम दे देंगे आपको महंगा पैनल। लेकिन हमें ये पता है उसने आपको फायदा नहीं देना। तो लॉन्गी का तरीकाकार ये है कि भाई हम समझते हैं अपने कस्टमर को अपना पार्टनर। अगर आपने पैनल अभी खरीदा है, आप खुश होंगे तो आप अपनी अगली साइड पे भी पैनल लगाएंगे, उससे अगली साइड पे भी लगाएंगे, उससे अगली साइड पे भी लगाएंगे। आपसे जो भी पूछेगा आप उसको रिकमेंड भी करेंगे। तो हम इस वजह से इतना इंसिस्ट करते हैं कि भाई घरों की छतों पे बाईफेशियल पैनल ना लगाएं, ये मोनोफेशियल पैनल लगाएं। आपको बाईफेशियल पैनल का कोई खास फायदा नहीं है। तो वो उस मतलब कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते हम उनको बाईफेशियल पैनल दे देते हैं, जो मान जाते हैं हम उनको मोनोफेशियल दे देते हैं। जी, तो यहाँ पे बेसिकली
किस्सा ख़त्म होता है किस्सा मुख्तसर के हाइमो X6 पे हम क्यों गए, बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी पे हम क्यों गए और इसका हमें क्या बेनिफिट है और ये एन टाइप के मुकाबले में कैसी है। बल्कि अगर आप कहते हैं तो हमारे पास उसके कुछ प्रोडक्शन केसेस भी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर कुछ सवाल है जो आप समझते हैं कि आपके कस्टमर्स आपसे जनरली पूछते हैं जी इस श्योर। लेवल असल में इस हवाले से तो हम चलें इसको साइड बाय साइड देख लेते हैं कि एक कंपनी है, वो ये कह रही है कि मैं जो हूँ मीन्स के मैंने लॉन्गर रन का पैनल बनाया है, जिसकी हम कह लें कि लॉन्गर रन जो जिसकी यानी कि कह लें कि लीनियर एफिशिएंसी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एन टाइप की अगर हम बात करते हैं, साथ में ही एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो ये कह रही है कि मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और एन टाइप एफिशिएंसी में कोई इजाफा नहीं कर रहा, लेकिन एक आपकी जो लीनियर एफिशिएंसी है जिसको लॉन्गर रन में उसको 25 से 30 ईयर्स तक ले गया। चलें हम इसका जब डेटा की बात करते हैं, डेटा निकालते हैं, तो हमें मतलब टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये बताइए कि जो एफिशिएंसी ज़्यादा दे गया पैनल, उसने हमें कस्टमर को एंड यूज़र को ज़्यादा फ़ायदा दिया, या लॉन्गर रन में एन टाइप एक चीज़ क्लेम कर रहा है और वो क्लेम ये कर रहा है कि 30 इयर्स तक मैंने उसको 87% तक रखा एफिशिएंसी को, जबकि हमारा हाइमो 6 जो है वो ये कह रहा है कि मैंने 25 इयर्स तक 89% रखा। तो जो एफिशिएंसी का जो ग्राफ है उसमें तो बहुत ज़्यादा एज़ सच डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या एफिशिएंसी जो हमारे पैनल ने इस सारे सालों में कस्टमर को दी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमें लॉन्गर रन के पीरियड को देखकर उस तरफ जाना चाहिए? अच्छा, ये भी आपका ना एक बड़ा वैलिड सवाल है और ये जनरली हमें बिल्कुल मिलता है। तो इसमें देखें, एक तो जो 25 साल और 30 साल वाली कहानी है ना, मैंने भी कंपनी से बात की थी जी, इस तरह वो 30 साल की वारंटी दे रहा है, तो लोंगी ने कहा था कि हम भी दे सकते हैं। तो सवाल ये उठा कि भई देते क्यों नहीं है? तो लोंगी ने ये कहा कि भई देखें, जो जो 25 साल की डिग्रेडेशन हम कमिट करते हैं ना, वो बेसिकली हम कमिट करते हैं बैकशीट की वजह से। 30 साल की वारंटी जब हम कमिट करते हैं, वो हम कमिट करते हैं अपने जो ग्लास वाले पैनल हैं, यानी डबल ग्लास बाइफेशियल सोलर पैनल्स, और 25 साल की हम कमिट करते हैं मोनोफेशियल की, जिनके ऊपर ग्लास और नीचे प्लास्टिक, जो बेसिकली आपकी बैक शीट होती है ना, वो प्लास्टिक से सिमिलर मटेरियल की बनी होती है। अब उन्होंने ये कहा कि देखें, जब हम 25 साल की कमिटमेंट दे रहे हैं ना, वो इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हमें जितनी टेस्टिंग हुई है, जितनी हमारे पास रिकॉर्डेड टेस्टिंग्स हैं, जो एक इंडस्ट्री का कंसेंसस है, वो ये है कि ये बैकशीट 25 साल के लिए तो कुछ यही है, मतलब इसकी जो क्वालिटी है, जो इस लेवल की अगर आप बैकशीट बनाते हैं, वो 25 साल तक तो कहीं नहीं जाती। उससे आगे की उन्होंने टेस्टिंग की नहीं, ठीक है? उससे आगे की कोई टेस्ट कंडीशंस नहीं है, उससे आगे कोई आईसी का स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करता कि इससे आगे भी चल सकती है। थ्योरेटिकली वो कहते हैं कि भाई चलती है, प्रैक्टिकली भी इन्होंने देखा कि चलती है। जो सोलर पैनल्स एक्चुअली 50-50 60-60 साल पुराने भी हैं, वो भी व्हाइट बैक शीट के साथ हैं, वो अभी तक चल रहे हैं। सिर्फ वो ये कहते हैं कि आप देखें, जब हमारे पास कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, कोई प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए 30 साल की कमिटमेंट दे रहे हैं, तो वो लॉन्गी नहीं करना चाहता। लॉन्गी इस चीज में बिलीव नहीं करता कि जी मैं लॉन्गी हूँ, मैंने कहा है तो मेरी बात मान लो। लॉन्गी इस पे बिलीव करता है कि यार देखें, थर्ड पार्टी ने कहा है, इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है, आईसी के स्टैंडर्ड ने कहा है, इसके ऊपर बिलीव करें। मैं लॉन्गी हूँ, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ, इसका मतलब किसको पता, ठीक है? तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इंटरनेशनल टेस्टिंग और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी उनकी मत पे आप कमिटमेंट्स करें, ना कि आप अपनी तरफ से हवा में तीर चला दें। और दूसरी एक और चीज़ भी मैंने इसमें, बल्कि काउंटर सवाल भी आया था कि यार देखें, हमने जो देखा ना, डीजी कस्टमर 25 तो छोड़ें, 10 साल के लिए भी पैनल नहीं लगाता, ठीक है? हर डीजी डीजी कस्टमर ने 10 साल बाद अपना पैनल चेंज कर लेना है। ये 30 साल वाली क्या कहते हैं कमिटमेंट, तो हमसे 50 साल की ले लो, कस्टमर ने 10 साल बाद पैनल चेंज कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। तो फिर एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली भी आके देखना शुरू किया कि काफ़ी मेरे रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, दोस्त अहबाब थे, जिन्होंने ना सोलर पैनल 2018 में लगवाए, 19 में लगवाए। वो इवन अब आके कह रहे हैं कि यार मैं पैनल ऐसा करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। मैंने फैक्ट्रियों में जाके पूछा, काफ़ी दोस्त अहबाब की ने फैक्ट्रीज में इंस्टॉलेशन की, वहाँ पे भी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखिए 3 साल में हमें पैसे रिकवर हो जाते हैं, 2-3 साल और चलाएंगे उसका मतलब समझेंगे, मीठा खा लेंगे उसका, और
और उसके बाद 6 साल के जब हो जाएंगे, 6 साल पुराने, 7 साल पुराने, 10 साल पुराने पैनल, तो हम इनको मार्केट में बेच देंगे और हम नए पैनल लगा लेंगे। और मार्केट में, मैंने कहा भाई मार्केट में कौन खरीदेगा? तो इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि जी पाकिस्तान की आप 60 से 70% आवाम जो है वो ऑफ ग्रिड रहती है, वो तो हमारी मतलब बिजली वाली कैलकुलेशन में आती नहीं है, एक्चुअली पैनल तो वो खरीद रहे हैं, तो उनको तो सस्ता पैनल मिल जाएगा, वो खरीद लेंगे। मतलब अगर 10 साल भी मैंने चला लिया पैनल की, तो 15 साल की लाइफ है। अच्छा देखें, एक पॉइंट मेरे जहन में यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। देखें, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है सोलर की, वो बहुत तेज है, उसका पेस बहुत तेज है। जस्ट लाइक हमारे माजी में जो आईटी का पेस रहा है, आजकल सोलर इंडस्ट्री उसी हिसाब से बहुत तेजी से चल रही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं 25 ईयर्स की कंसिडरेशन या 30 ईयर की कंसिडरेशन के साथ एक पैनल लगा लेता हूँ, लेकिन उसका प्रॉब्लम मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाली, जैसे अभी लास्ट वीक में मैंने पीवी मैगजीन की न्यूज देखी थी कि लॉन्गी ने कोई 33 आई थिंक या 35 एफिशिएंसी को अचीव किया, आपको ज्यादा बेहतर मालूम होगा। तो वक्त के साथ साथ आने वाले जो पैनल्स हैं, वो करंट पैनल्स के मुकाबले में जो आज लग रहे हैं, चाहे वो एन टाइप हैं चाहे कुछ भी हैं, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होंगे। अब एफिशिएंसी एक ऐसा फैक्टर है जिसको लाजमी सी बात है कि अगर मेरे पास, मैंने पैनल लगाया था और वो बेशक एन टाइप था, लेकिन अगर 10-15 साल बाद मुझे एफिशिएंसी अच्छी नजर आ रही है और मेरे पैनल की एफिशिएंसी वही 21-22% है, और मुझे एक 33 या 35 का पैनल मार्केट में आता नजर आएगा, तो मैं डेफिनेटली, और मेरी जो आरओआई है, अगर मेरी पैनल की बजाय इसके कि मैंने एन टाइप पर फोकस करके लॉन्गर रन या लीनियर एफिशिएंसी को फोकस किया होगा, मैं उसको चेंज करने चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा आरओआई, चूंकि मैंने हाइमो 6 लगाया था, बैक कॉन्टैक्ट होने की वजह से, पर्क होने की वजह से मुझे जो एफिशिएंसीज थी वो यहाँ अच्छी मिल रही थी। अच्छी मिलने की वजह से मेरा आरओआई बहुत अच्छा हुआ। 10 साल 15 साल बाद मैंने पैनल चेंज किया और मैं बिल्कुल स्वैप कर गया 35 या 40% वाले पैनल पर। तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है कि हमें अभी जो फोकस करना चाहिए वो एफिशिएंट पैनल की तरफ फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम 25 या 30 ईयर्स के लॉन्गर रन पीरियड को देखें। जी देखिए, इवन अगर आप 25 साल 30 साल के लिए पैनल लगा भी लेना, तो मतलब देखिए हम इस नजरिए से पैनल नहीं बनाते कि जी कस्टमर ने 10 साल बाद चेंज कर लेना है। ठीक है, हम इस नजरिए से बनाते हैं कस्टमर ने 30 साल बाद भी इसी को चलाना है। ठीक है, तो उस नजरिए से हमने जो हाइमो X6 अपना जो पैनल बनाया है, वो हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि अगर आप 25 साल भी चलाएंगे ना, वो बाकी जितने मार्केट में इस टाइम अवेलेबल पैनल है उनसे ज्यादा ही बिजली बनाएगा। मतलब हमने जो अपनी इंटरनल टेस्टिंग की है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने अपनी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की, हमने पायलट साइट्स लगा के जो अपनी एक्चुअल टेस्टिंग की है, उसमें जो स्टैंडर्ड पी टाइप पैनल है उनके मुकाबले में हाइमो X6 ने अप टू 6% एक्स्ट्रा बिजली दी है, अगर आप सेम किलोवाट की बात करें। मतलब 10 किलोवाट अगर हाइमो X6 लगा हुआ है और 10 किलोवाट का पी टाइप पैनल जो कन्वेंशनल पर्क पैनल लगा हुआ है, तो हाइमो X6 जो है 6% एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं ऑन एन एवरेज साल की। तब आप देखें, ये इस साल बनी है, इससे अगले साल भी इंशाल्लाह इतनी, इससे अगले साल भी। और जो एक्चुअल देखें ना, जिस तरह आपने कहा डिग्रेडेशन की बात, जिस तरह अब 1.5% डिग्रेडेशन जो हम कमिट करते हैं पहले साल की, एक्चुअली ये टेस्टेड आपको पता है 0.3% है। लेकिन हम 0.3% की कमिटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करते कि देखें टेस्ट हमने किया जो पैनल इत्तेफाक से उसकी 0.3 होगी। ये सोलर पैनल बनते हैं नेचुरल मटेरियल से। नेचुरल मटेरियल में आपको भी पता है वेरिएशन होती है, मतलब हम मार्बल लगाते हैं घर में, हम कहते हैं जी इसमें वेरिएशन आती है जी, वो रैंडमनेस आती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है उसमें एक रैंडमनेस होती है, उसकी वजह से इसकी थोड़ी बहुत ना टॉलरेंस होती है। तो हम अगेन वही वाली बात की, जो एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो चीज़ कहते हैं हम उसकी बेसिस पे कमिट करते हैं। हम हवाई तीर नहीं मारते। हम कहते हैं कि यार अगर हमारे पास टेस्टिंग में 0.3 भी आया है, कमिट 1.5% करो, क्योंकि इंटरनेशनल टेस्टिंग जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं और जो कन्वेंशनल विजडम है वो 1.5% कहता है, तो 1.5% ही कमिट करो। मतलब मैं आपको एक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक कस्टमर है, उसने काफ़ी एक बड़ी इंस्टॉलेशन की थी। तो उन्होंने हमें इस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के 1 साल बाद रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि आप हमारी डिग्रेडेशन कैलकुलेशन कर दें। अब इंटरेस्टिंगली जब हमने उनकी डिग्रेडेशन कैलकुलेशन की, वो डिग्रेड नहीं हुआ था, अपग्रेड हो गया था। अब हमने कहा यार देखिए, जितना मर्जी आप अपना विजडम इस्तेमाल कर लें, पैनल अपग्रेड नहीं हो सकता, डिग्रेड ही होता है। अब उसका जो हमने एंड में कंक्लूजन निकाला था ना, उसमें ये था कि जब कस्टमर ने वो साइट लगाई थी ना,
मतलब वो बहुत बड़ी साइट थी। जब ये इस तरह 10-15 मेगावाट की साइट्स होती है ना, उसमें ये होता है कि जब पहले दफ़ा वो चलता है ना प्लांट, तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह गई होती हैं। भाई कोई तार कहीं से लूज थी, कहीं कोई कनेक्शन में मसला था, कोई इशू था। वो आहिस्ता आहिस्ता करके सॉर्ट आउट होते हैं। उनको सॉर्ट आउट होते कोई 3-4 महीने लग जाते हैं। जब उन्होंने हमें डेटा दिया ना, तो जो 12वें महीने का डेटा था वो पहले महीने से ज्यादा अच्छा था। तो हमने कहा यार ये क्या हो गया। तो फिर वो एंड में हमारा कंसेंसस ये बना कि यार वो पहले 4 महीने जो थे ना, एक्चुअली वो उस टाइम अब हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे थे साइट की। तो वो चौथा महीना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रेफरेंस मटेरियल होगा कि उसमें जाके हम चेक करें कि आपकी एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या हुई है। लेकिन आप देखें जो इम्प्रूवमेंट्स थी, मतलब जब उनका प्लांट चला, वो एक्चुअली सारा शो हो रहा था कि 100% प्लांट चल रहा है। तो इम्प्रूवमेंट भी जो हुई होगी कितनी होगी, वो 1% कर ली होगी। तो आप देखें 1% इम्प्रूवमेंट के बावजूद आपका सोलर प्रोजेक्ट जो है, मतलब इसको आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 0% डिग्रेडेशन हुई है। ठीक है। तो अ, आप इस तरह के केसेस देखें ना, तो रियल वर्ल्ड में लॉन्गी के सोलर पैनल्स की डिग्रेडेशन बहुत लो है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इदारा है पीबीईएल के नाम से। उन्होंने जो है ना ओके। मार्केट से पैनल्स लिए, गैलियम डोप पी टाइप और बोरॉन डोप पी टाइप। उन्होंने कहा जी इनका एक एवरेज असेसमेंट लेते हैं कि डिग्रेडेशन कितनी होती है। उन्होंने 3 साल वो टेस्टिंग करानी की। जो उसकी रिपोर्ट निकली ना, उसमें ऑन एन एवरेज गैलियम डोप सोलर पैनल्स की जो मोनोपर्क थे, जिनकी हम कमिट करते थे कि जी फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन जो है 2% होगी, उसकी ऑन एन एवरेज डिग्रेडेशन पीवीईएल जो कि एक बहुत वेल नोन इदारा है, उसने 0.5% निकाली। कैलकुलेशन जो उसने की है ना सारी टेस्टिंग करने के बाद, उसने कहा ऑन एन एवरेज 3 साल में जितने हमने पैनल्स टेस्ट किए हैं, ऑन एन एवरेज गैलियम डोप पैनल्स जो है वो 0.5% डिग्रेड करते हैं, और बोरॉन डोप पैनल्स जो है 1.5% डिग्रेड करते हैं। अब देखें, अब उस ओके। 0.5% डिग्रेडेड जो पैनल्स थे, उसकी तो हमने टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव कर दी। अब वो तो 0.5 तो नहीं रहा होगा, तो वो 0.3 0.2 पे पहुंच गया होगा। तो बात ये कि ओके। एक थ्योरेटिकल कमिटमेंट सेपरेट होती है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में लॉन्गी पैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह काफी एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं उनके मुकाबले में, जो जो हम एक्चुअल कमिटमेंट्स देते हैं उससे। क्योंकि कमिटमेंट पे तो हम पीनलाइज होते हैं ना। आपको भी पता है, आप भी इंजीनियर हैं। इंजीनियर हमेशा कमिटमेंट वो देता है जो उसको पता है कि इससे नीचे नहीं जाना उसने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे पास नॉक में डेटा आ रहा होता है, जो हमारे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो एफिशिएंसी है वो हमें लॉन्गी के पैनल्स में ही मिलती है। जी बिल्कुल। चलें, अच्छा, इसी तो इस हवाले से वही मैं कह रहा था कि मैं आपको जी अपना एक वो हमारी जो अपनी हमने केस स्टडी की थी, जो पायलट स्केल्स पे तो कि वो हाइमो शेयर एक्स करें। बिल्कुल हाइमो एक्स 6 कैसा परफॉर्म करता है। तो जो हमने इसकी जो टेस्टिंग की थी, उसमें हमने ये देखा कि अगर आप इसको टॉपकॉन के साथ, अब हमारी जो ये साइट थी ना, ये 3 महीने की टेस्ट ड्यूरेशन का रिजल्ट है। देखें सोलर की टेस्टिंग जब भी आप करते हैं ना, वो एक सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। सोलर की टेस्टिंग आप इंस्टेंटेनियस वाले लेवल पे नहीं कर सकते। ठीक है। तब हमने ये 3 महीने का टेस्ट रिजल्ट था हमारे पास। अब हमने उस साइड पे 550 वॉट के पैनल लगाए मोनोपर्क, 575 वॉट के लगाए टॉपकॉन के एन टाइप, और 575 लगाए हाइमोसिक्स के पैनल्स। ठीक है। अब क्योंकि ये छोटे वोल्टेज के पैनल थे, ये बने 9.9 किलो वॉट के। जो टॉपकॉन थे वो हमारे बने 500 10 10.35 किलो वॉट के, और हाइमो 6 भी बने 10.35 किलो वॉट के। तो जो एवरेज यील्ड आई थी ना, जिसको हम स्पेसिफिक यील्ड भी कहते हैं, यानी कितने किलोवाट आर प्रोड्यूस किए पर किलोवाट। क्योंकि देखिए ये किलोवाट में कम था। अगर हम सीधा सीधा कह देते ना कि यार इतने किलोवाट आर प्रोड्यूस किए, तो इस वाली के साथ नाइंसाफी हो जाती। तो हमने कहा जी किलोवाट आवर पर किलोवाट निकालो, कि भाई हर किलोवाट ने कितने किलोवाट आवर जनरेट किए। तो जो पर्क था, मोनो पर्क था, उसके 3.768 थे। जो टॉपकॉन था उसका 3.964 था, और जो हाइमो 6 था उसका 4 एक्सीड कर गया था। यानी टॉपकॉन के मुकाबले में 3 मंथ्स यील्ड जो थी 1.34% एक्स्ट्रा थी, और पर्क के मुकाबले में 6.6% एक्स्ट्रा थी। आपकी ठीक आपने है। स्क्रीन शेयर की है जिसमें मुझे अभी नजर नहीं आ रही। आपको स्क्रीन, नहीं मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। जी, आपके और कोई सवाल हैं तो आप बिल्कुल पूछ रहे हैं, वरना फिर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी लेते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मेरे कुछ सवाल ये हैं कि मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ कि जैसे हाउ कैन पावर जनरेशन बी इंक्रीज ड्यूरिंग द पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये एक सवाल था हमारे पास। अक्सर जो है इस पॉइंट से जो है हमें कस्टमर्स रीच आउट करते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो लोग काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं, वो ये कि जी आपके सोलर पैनल्स की अर्थिंग हुई होनी चाहिए, ठीक है? इससे भी एक्चुअली परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। अच्छा, सोलर पैनल की अर्थिंग जो होनी चाहिए ना, उसको भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर आप सोलर पैनल पे देखें बैक साइड पे, तो 4 छोटे सुराख आपको नज़र आएँगे जिन पे अर्थ का निशान बना होगा। अर्थ का निशान होता है एक लंबी डंडी होती है और उसके ऊपर ना हॉरिजॉन्टल बार्स लगी होती है। अब ये आपको ऐसा ना ही है। 4 पॉइंट्स नज़र आएँगे। आपने इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, मतलब एक सोलर पैनल के अगले सोलर पैनल से अगले, ये इन सबको कनेक्ट करना है और फिर उसको अच्छा, आपने इसकी आखिरी बेस्ट वाले पैनल को। प्रैक्टिसेस क्या है? बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना कि जैसे एमएस का स्ट्रक्चर है, गैल्वेनाइज्ड है, तो हुँ, गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर को या नीचे जो भी अ, गार्डर यूज़ हुए हैं, ग्रेडर यूज़ हुए हैं या एल्यूमीनियम का स्ट्रक्चर, तो बाज़ औक़ात इंस्टॉलर्स जो हैं, वो अर्थिंग को जो है फ्रेम टू फ्रेम करते हैं, पैनल टू पैनल नहीं करते। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस हवाले से? देखिए, पैनल टू पैनल भी करनी होती है और फ्रेम टू फ्रेम भी करनी होती है। वजह ये है कि जब आप सोलर पैनल को माउंट करते हैं ना अपने फ्रेम के साथ, तो आप उसको माउंट करते हैं माउंटिंग होल्स के थ्रू, अर्थिंग होल के थ्रू नहीं करते। जब आप माउंटिंग होल के थ्रू करते हैं, तो माउंटिंग होल्स जो हैं वो एनोडाइज्ड होते हैं। मतलब इसके ऊपर एक एंटी कोरोसिव प्रोटेक्शन भी चली होती है। मतलब खाली एल्यूमीनियम के ऊपर हमने इसके ऊपर आसरानी क्या होता है, हमने इसके ऊपर एक एनोडाइजेशन लेयर की होती है। जब आप उस बिल्कुल माउंटिंग ऐसा। होल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि जी मैं समझ रहा हूँ कि जिससे अर्थिंग होगी, तो वो एनोडाइजेशन लेयर जो है ना बेसिकली एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से अर्थिंग इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है? इस वजह से ओके, हमने स्पेसिफिकली अर्थिंग होल्स दिए हुए हैं कि आप उन अर्थिंग होल्स पे पैनल टू पैनल जंपर लगाएँ और आखिरी पैनल से आप अपने स्ट्रक्चर की जो अर्थिंग है उस तक कनेक्ट करें और उसको फिर आप नीचे अपनी अर्थिंग पॉइंट तक लेकर जाएँ, ताकि आपके सोलर पैनल प्रॉपर्ली अर्थ हो जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परफेक्ट। ये जब डीसी टू एसी कन्वर्जन हो रही होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइज़ क्रिएट होती है और वो का चांसेस होते हैं कि वो आपकी नेटवर्क में भी आ जाएगी और उसकी वजह से सोलर पैनल की परफॉर्मेंस थोड़ी-सी हैम्पर होती है। इस वजह से इसकी अर्थिंग बड़ी ज़रूरी है, ठीक है? एक तो ये वजह होगी। दूसरा ये होता है कि आपने सोलर पैनल देखिए, सोलर पैनल काम करता है रोशनी पे, गर्मी पे नहीं काम करता, रोशनी पे काम करता है। अगर गर्मी होती है, सोलर पैनल की परफॉर्मेंस खराब होती है। तो सोलर पैनल बिल्कुल अपने ऐसे आप ही। को जो ठंडा करता है, वो हवा के फ्लो से करता है। तो आपने ये देखा होगा कि आपके जितने एलिवेटेड स्ट्रक्चर वाले सोलर पैनल्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जो आपके स्टैंडर्ड L2 हैं, जो बिल्कुल रूफटॉप के साथ लगे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम होती है। तो इसकी वजह ये है कि जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, वो अपने पैनल्स को ठंडा ज़्यादा इफेक्टिवली करता है। ठीक है? तो इसकी वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ जाता है आपकी परफ़ॉर्मेंस में। मतलब 2-3% का फ़र्क इस पे हमने देखा है कि अगर एलिवेटेड इंस्टॉलेशन हो और आपकी बिल्कुल ग्राउंड मतलब बिल्कुल रूफटॉप के साथ इंस्टॉलेशन हो, तो तकरीबन 2-3% का फ़र्क तो पड़ जाता है। तो आपने ये करना है कि आपने ये इंश्योर करना है कि आपके सोलर पैनल्स को इफेक्टिव एयर फ्लो मिल रहा है ताकि वो ठंडे हों और ये नहीं करें कि आपका जो एसी का आउटर है वो सोलर पैनल के नीचे लगाओ, क्योंकि वो फिर सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका। अक्सर जो रूफ टॉप्स हैं उसमें ख़ास तौर पे मेरे कस्टमर्स के तो पॉइंट जो एसी के आउटर्स हैं वो बहुत करीब होते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल पैनल के नीचे ही होते हैं। हाँ, ये ऐसे आपने नहीं करना है, इसमें सोलर पैनल की परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल इस हवाले से कि पीवी अरे को जो है वो प्रॉपर्ली आपने जिस तरीके से बताया कि पहले हमने पैनल टू पैनल, देन उसके बाद फ्रेम एंड देन उसके बाद उसको ग्राउंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पीवी सिस्टम जो है वो सर्दियों में अक्सर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जैसे काम करना कम कर देता है या सर्दी हो तो वो काम छोड़ देता है या आजकल जैसे जो डिग्रेडेशन आई है प्रोडक्शन में, तो इस हवाले से भी कुछ क्यूरीज जो है मैक्सिमम कवर हो जाए हमारे एंड यूजर या कंज्यूमर्स की। इसमें देखें, जो सोलर पैनल की परफॉर्मेंस आती है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि आपकी रोशनी कितनी है, ठीक है? अब रोशनी का जो मेजर होता है ना, वो होता है पायरोनोमीटर, एक इक्विपमेंट है, उसके ज़रिए करते हैं और रोशनी को हम मेजर करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर पे, कि कितने वॉट की रोशनी पड़ रही है 1 मीटर स्क्वायर पे। तो होता ये है कि जो ओके। जून जुलाई का महीना होता है, उसमें अमूमन रोशनी ज़्यादा तेज़ होती है।
सर्दियों में भी अब अगर आप देखें ना, अमूमन बारिश हो जाए, मौसम साफ हो जाए ना, तब रोशनी सर्दियों में भी तेज हो जाती है। तो इस वजह से सर्दियों में अगर आप देखें ना, आपकी अमूमन जो पीक पावर है वो ज्यादा हो जाती है अगर आपका रोशनी अच्छी आ जाए। मतलब फर्ज करें अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम था, वो 8 सवा 8 किलोवाट से ऊपर बिजली नहीं बना रहा था, सर्दियों में आप देखेंगे वो सिर्फ 8 साढ़े 8 के करीब जा रहा होगा। तो गर्मियों में आप देख रहे होंगे वो जरा 8 पौने 8 की तरफ आ रहा होगा, अगर रोशनी अच्छी है। ठीक है। अब मसला ये कि एक्चुअल पैरामीटर लगाओ ना, तो हम इसको क्वांटिफाइबल बनाएं, लेकिन ऐसे जो है ना, मतलब इसमें सबसे अच्छा हम यही कर सकते हैं कि अच्छी रोशनी देखने, मतलब जो आपको लगे ना सही चिलचिलाती हुई धूप है, वो वाला सीन हो। ठीक है। जो आपकी, अगर लेट से इसमें सवाल लोग पूछते हैं कि भाई मेरी सर्दियों में बहुत तेज धूप थी, बारिश के बाद वाली धूप थी, लेकिन मेरे दिन के यूनिट कम बने गर्मियों के मुकाबले में, तो उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो सन आवर्स हैं जिनको हम कहते हैं। कि देखें, गर्मियों में आपकी जो सुबह फजर हो रही है वो 4:30 बजे हो रही है, और मगरिब जो आपकी हो रही है वो 7 सवा 7 बजे हो रही है। कराची में आपकी शायद थोड़ी सी फर्क है, हमारी मैं लाहौर के वाले से बता रहा हूँ। और जब आप सर्दियों में आ जाते हैं, तो सर्दियों में आपकी सुबह फजर जो है वो तकरीबन 5:30 6 बजे के करीब हो रही होती है, और जो आपकी मगरिब हो रही होती है 5 बजे के करीब हो रही होती है। तो आपका दिन छोटा हो गया। तो जब दिन छोटा होता है तो ऑटोमेटिकली सूरज का टाइम कम हो गया, सूरज का टाइम कम हुआ तो बिजली भी कम बनी। तो जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट है ना, वो जनरली आपकी सर्दियों में बेहतर होती है और गर्मियों में कम होती है, प्रोवाइडेड आपकी रोशनी अच्छी हो। ये जिस तरह आजकल मैं अगर आपको लाहौर का एग्जांपल दूं, यहाँ तो बहुत हेजी वेदर है, तो ऐसे में तो सोलर पैनल बहुत कोई खास बिजली नहीं बनाते। और आपने एक और चीज का भी ख्याल रखना है, अगर आपके सोलर पैनल्स पे जरा भी शेडो आ रहा है ना, वो पूरी की पूरी अरे का आउटपुट उड़ा देता है वो। ठीक है। तो आपके सोलर पैनल्स पे शेडो कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे अक्सर जो कस्टमर्स हैं उनका ये सवाल होता है कि हमारी जो क्लीनिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड क्लीनिंग क्या होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, या इस हवाले से जो है पीवी सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद, तो ये सवाल जो है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, बात यहाँ पे वही आ जाती है जिस तरह मैंने आपको कहा ना, डिग्रेडेशन। हमने ये देखा था कि डीजी कस्टमर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कस्टमर के लिए डिग्रेडेशन इतनी मैटर नहीं करती। बात ये कि आपके 10 किलोवाट का 2% भी आपका लॉस जब हो रहा है ना, तो बेसिकली वो आप उसको कवर कर सकते हैं। अब इसका, अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, जो 100 मेगावाट का प्लांट है या 1000 मेगावाट का प्लांट है ना, उन लोगों की क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी होती है कि भाई 15 दिन में पूरा प्लांट साफ कर लो, 7 दिन में पूरा प्लांट साफ कर लो, क्योंकि वो थोड़े से भी से ना उनकी काफी ज्यादा बिजली की जनरेशन एक्स्ट्रा हो जाती है। जो घरों वाले कस्टमर्स को मैं, और छोटे प्लांट्स जो हैं जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह में, मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप क्लीनिंग जो है इतनी फ्रीक्वेंटली करें जितनी आपके लिए कन्वीनियंट है। आप अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। ठीक है। जो खतरनाक चीज होती है एक ये कि आपका सोलर पैनल आपको विजिबली गंदा नजर आ रहा है कि जी इसके ऊपर तो बहुत मिट्टी जमा हुई है। ठीक है। तब आप उसको साफ जरूर करें। ठीक है। एक, अगर आपकी छत पे कबूतरों का या चिड़ियों का बहुत आना जाना है और बर्ड ड्रॉपिंग्स बहुत होती हैं, फिर आप अपनी क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा कर दें, क्योंकि बर्ड ड्रॉपिंग सोलर पैनल को डैमेज करती है। ठीक है। क्योंकि एक तो इनहेरेंटली वो थोड़ी सी क्रोसिव होती है, वो ग्लास को खराब करती है। दूसरा, बर्ड ड्रॉपिंग ना आपका पॉइंट शेडो बनाती है, मतलब आपके सोलर पैनल पे एक कॉर्नर पे एक पॉइंट पे शेडो बना देगी जहां पे हॉटस्पॉट क्रिएट होता है। तो अगर आप बर्ड ड्रॉपिंग्स आपकी सोलर पैनल पे आती है ना, तो आप उसको फ्रीक्वेंटली साफ करें। मतलब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे चिड़ियाँ ज्यादा होती हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं, लोगों ने कबूतर पाले होते हैं, तो वहां पे जो है ना आपको सोलर पैनल की क्लीनिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए। मतलब हफ्ते बाद चेक कर लिया करें और 15 दिन बाद सफाई कर दिया करें। ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की नहीं है, कोई ज्यादा चिड़ियों की ड्रॉपिंग्स वगैरह आप देखते हैं आपकी साइड पे नहीं आती, मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप महीने बाद 2 महीने बाद साफ कर लें, जितना आपको कन्वीनियंट है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से भी जवाब आ गया आपका। अच्छा, दूसरा, कस्टमर्स का अक्सर ये होता है कि हमारे घर में जो ऑलरेडी वायरिंग है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, क्या वो अगर एग्जिस्ट करती हो तो क्या सोलर सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो वो एग्जिस्टिंग वायरिंग उसको सपोर्ट करती है, या बचत हो सकती है उनकी, उस हवाले से क्या हम उसी वायरिंग को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, ये आप उसको यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो उतना करंट बर्दाश्त कर सके।
मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि आपके घर की वायरिंग सारी इस हिसाब से हुई है कि जी आपका लोड 5 किलोवाट होगा, आप उसके ऊपर 10 किलोवाट का सोलर लगा दें तो वो वायरिंग नहीं बर्दाश्त करेगी उसका लोड। हाँ, अगर आपका वायरिंग इस हिसाब से हुई है कि घर का लोड 15 किलोवाट होगा तो उस पर 10 किलोवाट सोलर लगाने से उसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये देखें कि वायर वो लोड बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि इवेंचुअली तो यही इक्वेशन यहीं पे आती है कि करंट जब उस पर फ्लो करेगा, वो चाहे इस तरफ करे या इस तरफ करे, वो करंट केबल को बर्दाश्त करना चाहिए। तो इसके साथ ओके। आपको ब्रेकर्स को भी बिल चेक करना चाहिए, ब्रेकर की रेटिंग, ब्रेक वरना ब्रेकर ट्रिप करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से एक और सवाल है कि ये बताइए कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है, अक्सर जब हम पीवी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसको सीरीज में करना होता है या पैरेलल में करना होता है, ये हर जो है एक्चुअल में जो मॉड्यूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस हवाले से आप जो एक जनरल परसेप्शन या जनरल जो कह लें कि रिकमेंडेशंस हैं, उस बारे में अगर आप जवाब दे दें। असल में ना ये कैलकुलेट किया जाता है आपके इन्वर्टर की एमपीपीटी वोल्टेज रेंज के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज बड़ी होगी तो ये मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स पर स्ट्रेन ये चेंज हो जाएगा। अगर उसकी एमपीपीटी रेंज छोटी है तो फिर चेंज हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन सिंपल ये होती है कि जो आपका वीएमपी जो है वो सारों को ऐड करने के बाद विद इन लिमिट रहना चाहिए, उसको बहुत करीब ना लेकर जाएं उसकी टॉप लिमिट की और लोअर लिमिट के, उससे ना एक आध पैनल का फर्क रख लिया करें, बाकी आप सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, इन्वर्टर हो गए या जितने भी सोलर सिस्टम से एसोसिएटेड, उनकी क्लीनिंग और जो है उनको अटेंशन हमने मिसाल के तौर पे कब देनी चाहिए, या उसकी क्लीनिंग का ख्याल कितना रखना चाहिए? इवन चले पैनल्स का तो सवाल कवर हो गया, जो इंटरनल इन्वर्टर्स नीचे लगे होते हैं हमारे, अक्सर अंडर रूफ जो है मोस्टली होते हैं, और डस्ट कितना इफेक्ट करती है हमारे इक्विपमेंट पे जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है उस पर। देखें, असल में जितना हम लोगों ने सोलर डिजाइन किया हुआ है ना, मतलब जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ने, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स ने, सबने कोशिश ये की है कि आपका सोलर सिस्टम जो है ना, कंप्लीट सोलर सिस्टम मेंटेनेंस फ्री हो। ठीक है, क्योंकि हम एक रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप रेजिडेंशियल कस्टमर जो है या स्मॉल फैक्ट्री ओनर है या कमर्शियल ओनर है या फार्मर है, वो हर वक्त बैठ के अपना पैनल साफ कर रहा होगा या अपने इन्वर्टर को ठीक कर रहा होगा या उसको ऑपरेट कुछ कर रहा होगा। तो इस वजह से मैंने जितना कहा ना कि क्लीनिंग में आप अपनी कन्वीनियंस पे करें एज लॉन्ग एज बर्ड ड्रॉपिंग्स ना हो। जो इन्वर्टर की क्लीनिंग है ना, उसमें जो उसके फिल्टर्स हैं बेसिकली वो चोक कर सकते हैं, उसके अलावा उसमें कोई और ऐसी चीज नहीं है जो खराब हो। तो अगर आपका इन्वर्टर ऐसी जगह लगा है जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा डस्ट उड़ानी है तो आपके जो फिल्टर्स हैं वो चोक कर जाएंगे। अगर आप ऐसी जगह पे नहीं इंस्टॉल कर रहे जहाँ पे बहुत डस्ट है, जनरली हमारे घरों के अंदर इतनी डस्ट नहीं होती, हम क्योंकि खिड़कियां अगर बंद है, अमूमन टाकी शाकी होती है, झाड़ू भी अगर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा डस्ट नहीं उड़ती। तो मैंने ये देखे घरों के अंदर 10-10 साल भी चल जाए कोई मसला नहीं है। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मेरे अपने घर में जो इन्वर्टर मैंने पहला लगाया था 2015 में लगाया था, 8 साल गुजर गए अल्लाह का शुक्र है अभी तक। 8 साल क्या, 9 साल होने वाले हैं उसको। तो अल्लाह का शुक्र अभी तक उसको कोई हमने साफ नहीं किया, कभी कुछ उसको मेंटेन नहीं किया, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह की चीज आप रीजनेबली एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको इन्वर्टर खोल के कुछ करना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज कोई बहुत ज्यादा डस्टी जगह पे आपने नहीं लगा दिया। अगर बहुत डस्टी जगह है ना तो जो आपके इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर ना फैंस लगे होते हैं जो कि फिर वो इन्वर्टर को ठंडा कर रहे होते हैं, तो वो उसके फिल्टर्स चोक हो जाते हैं। तो वो आपने बस ख्याल रखना होता है। तो बाकी तो इंशाल्लाह उसमें और कोई आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। चले सर, उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमने आज आपका लिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए। ये जो सवालात हैं और इनके जवाबात से डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स को और एंड यूज़र और कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज के लिए तो बस मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम प्लान करके किसी भी रेलेवेंट टॉपिक से जो कि बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया आपसे। मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।